क्या कोई अपनी इच्छाओं को, अपनी हवस को पूरा करने के लिए किसी इंसान की बलि दे सकता है? इतना ही नहीं, क्या उसके मृत शरीर का भक्षण कर सकता है? हम जानते हैं कि इस सवाल ने आपको विचलित कर दिया होगा, लेकिन यह भी तय है कि मानवता के इन दोषों के बारे में जानना भी जरूरी है। इन दरिंदों ने न केवल इंसानों को बलि चढ़ा दिया, बल्कि पुलिस का यहाँ तक कहना है कि इन्होंने उन मरे हुए लोगों के मांस को खाया भी। अभी कौन थे ये लोग और फिर कानून ने उन्हें इस बात की क्या सजा दी? आइए जानते हैं। हर एक सवाल का जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। आप आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। 27 सितंबर साल 2022 को केरल के कारावंथारा पुलिस स्टेशन में एक 52 वर्षीय पद्मा नाम की महिला के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। ये तमिलनाडु के कोच्चि में स्थित एर्नाकुलम में रहा करती थी। उसने यहाँ किराए से कमरा लिया था और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए लॉटरी के टिकट बेचा करती थी। पद्मा के गुमशुदा होने से लगभग 3 महीने पहले उसके साथ उसका पति भी रहता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो वापस तमिलनाडु चला गया। आर सेतु और सेल्वा राज दोनों पद्मा के बेटे हैं, जिनमें आर सेतु बड़ा बेटा है। वो स्कूल में टीचर बनने की तैयारी कर रहा है, जबकि सेल्वा राज चेन्नई में जॉब किया करता है। पद्मा रोज अपने बेटों से बात किया करती थी, अपने घर वालों से हालचाल लिया करती थी, अपना हालचाल दिया करती थी। लेकिन 26 सितंबर को पद्मा ने किसी को फोन नहीं किया। उसके घर वालों ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया। लेकिन जब 27 तारीख को घर वालों ने पद्मा को फोन किया और उसने फोन रिसीव नहीं किया तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने केरल के कल्लूर में रहने वाली पद्मा की बहन पलनियम्मा अम्मा से फोन पर बातचीत की। पद्मा के बेटे आर सेतु ने अपनी मौसी को कहा कि वो उसकी माँ के घर चला जाकर देख ले। पलनियम्मा जब पद्मा के घर आई तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर तो ताला टका हुआ है। इसके बाद पद्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दिखलाई गई और पुलिस पद्मा की खोज में लग गई। सीसीटीवी फुटेज और पद्मा के मोबाइल की कॉल डिटेल की इंफॉर्मेशन निकाली गई। पुलिस ने 26 सितंबर की डेट में केरल के पथानमथिट्टा की एक सीसीटीवी फुटेज में देखा कि पद्मा एक आदमी के साथ स्कॉर्पियो में बैठकर जाती हुई नजर आ रही थी, जबकि एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में वो रोड क्रॉस करती हुई नजर आ रही थी। पुलिस ने पद्मा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। उसके लापता होने से पहले कई बार एक नंबर पर बात हुई। वो नंबर मोहम्मद शफी का था। पुलिस ने मोहम्मद शफी की जन्म कुंडली और कर्म कुंडली खंगालना शुरू किया तो पता चला कि वो केवल 6वीं क्लास तक पढ़ा था। वो एर्नाकुलम के पेरुंडूर इलाके का रहने वाला था। उसकी परिवार में 2 बेटियां और 1 पत्नी थी। वो 3 साल की बच्ची का दादा भी बन चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस को मोहम्मद शफी का जो रिकॉर्ड मिला वो हैरान करने वाला था। वो एक हिस्ट्री शीटर था। 52 साल की उम्र में उसने एक 75 साल की महिला के साथ न केवल बलात्कार किया बल्कि उसके निजी अंगों पर हमला भी किया। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे सजा भी हुई। इसके अलावा उसके ऊपर चोरी, बलात्कार जैसे कई संगीन अपराध दर्ज थे। उसकी वर्क प्रोफाइल में चपरासी, रियल एस्टेट एजेंट, ट्रक ड्राइवर, कसाई और मैकेनिक के तौर पर काम करने की इंफॉर्मेशन शामिल है। इसके अलावा वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी चलाता था। इन तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद पुलिस ने मोहम्मद शफी को पूछताछ के लिए उठा लिया। इसके साथ साथ मोहम्मद शफी के मोबाइल डेटा भी निकलवाया गया, जिसमें ये पता चला कि वो पठानमथिट्टा के भगवल सिंह के संपर्क में था। पुलिस की टीम भगवल सिंह के घर पथानमथिट्टा जा पहुंची और 9 अक्टूबर उसके पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई गई तो पता चला कि उसके घर के बाहर वही स्कॉर्पियो खड़ी थी जिसमें पद्मा बैठी थी। सीसीटीवी फुटेज में पद्मा भगवल सिंह के घर जाती हुई दिख रही थी। अब इसके बाद भगवल सिंह से पूछताछ होनी थी। पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में जब डिटेल निकलवाई तो पता चला कि इस व्यक्ति को आसपास के लोग काफी मांगते थे। इसके पिता क्षेत्र में लोगों की मसाज का काम किया करते थे। अपने पिता के काम को अपनाकर इसने बड़ी जल्दी इस काम में महारत हासिल कर ली और लोगों को अपने घर बुलाकर मसाज किया करता था। इतना ही नहीं, भगवल सिंह राजनीतिक पहुंच भी रखता था और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय था। भगवल सिंह की 2 बीवियां थी। पहली बीवी से तलाक होने के बाद उसने दूसरी शादी लैमा नाम की महिला से की। दोनों बीवियों से हुए बच्चे फिलहाल विदेश में रहकर जॉब कर रहे हैं। पुलिस के मन में कई सारे सवाल थे जिनके जवाब उसे भगवल सिंह से चाहिए थे। अपने सवालों के जवाब के लिए 11 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने उसे उठा लिया और उसके साथ सख्ती से पूछताछ शुरू की। तो पुलिस की पूछताछ के आगे वो टूट गया। फिर उसने जो बताया वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था।
इसके मुताबिक पद्मा लॉटरी का टिकट बेचा करती थी। कभी कभार खाना खाने के लिए शफी के रेस्टोरेंट में आ जाती थी। शफी को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि पद्मा को पैसों की जरूरत है। शफी ने पद्मा को इस बात का लालच दिया कि अगर वो ब्लू फिल्मों में काम करेगी तो उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इस तरह से पैसा कमाने के इरादे से पद्मा मोहम्मद शफी के साथ स्कॉर्पियो में बैठकर भगवल सिंह के घर आ गई, जहां भगवल सिंह के साथ उसकी पत्नी भी मौजूद थी। मोहम्मद शफी और भगवल ने मिलकर एक प्लास्टिक की रस्सी से पद्मा का गला घोट दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। तो इसके बाद उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां शफी ने पद्मा के प्राइवेट पार्ट्स पर हमले किए। इसके बाद पद्मा का गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। लाश के 56 टुकड़े किए। इतना ही नहीं, इसकी डेड बॉडी को दफनाने के लिए भगवल के आंगन में पहले से ही गड्ढा खोद कर रखा गया। लेकिन एक सवाल अभी खड़ा था कि आखिर पद्मा से लोगों की क्या दुश्मनी थी। तो आपको बता दें कि पद्मा तो इनके लिए केवल एक चारा थी। ये मामला दुश्मनी का नहीं बल्कि तंत्र मंत्र का था। भगवल सिंह और लैला की आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। तब फेसबुक पर उन्हें श्रीदेवी नाम की एक ऐसी महिला मिली जो तंत्र मंत्र करती थी। उसने इन्हें बताया कि अगर तुम टोना टोटका और काला जादू करोगे तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी, पैसों की बारिश होगी। श्रीदेवी से दोनों पति पत्नियों की फेसबुक मैसेंजर के जरिए कई सालों तक बातचीत होती रही। इसके बाद श्रीदेवी ने इन दोनों को वर्चुअली रशीद नाम के एक व्यक्ति का पता दिया। ये रशीद और कोई नहीं मोहम्मद शफी ही था। मोहम्मद शफी ने इन दोनों को अपने बातों के जाल में कुछ ऐसा उलझाया कि ये नरबली जैसे अमानवीय काम को करने के लिए राजी हो गए। पुलिस को इस बात का शक था कि शायद उन्होंने कुछ और लोगों की भी बलि दी होगी। पुलिस का शक सही साबित हुआ जब उसे यह जानकारी मिली कि पद्मा की हत्या से 3 महीने पहले इन लोगों ने 49 साल की रोजलीन नाम की महिला की भी बलि दी थी। रोजलीन 20 साल पहले ही अपने पति से अलग होकर एर्नाकुलम के कलाड़ी इलाके में रह रही थी। वो भी लॉटरी का टिकट बेचा करती थी। फिलहाल वो एक दिहाड़ी मजदूर के साथ रह रही थी। उसकी एक बेटी मंजू थी जो कि उत्तर प्रदेश में नौकरी करती थी। 8 जून 2022 को रोजलीन के गायब होने की शिकायत मंजू ने पुलिस में की। पुलिस ने उसे कार्रवाई का भरोसा दिया और चलता कर दिया, लेकिन इन दरिंदों ने रोजलीन के साथ भी वैसा ही भयानक कुकृत्य किया जो पद्मा के साथ किया था। अगर पुलिस ने रोजलीन के मामले की सरगर्मी से तलाश की होती तो शायद ये हत्यारे पहले ही पकड़े चले जाते और पद्मा इनका शिकार नहीं बनती। रोजलीन के साथ ऐसा करने के एवज में शफी ने इन पति पत्नी से अच्छी खासी रकम वसूली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो भगवल ने शफी से शिकायत की। तब शफी ने कहा कि एक और बलि की जरूरत है, तब तुम्हारा काम होगा। इन पति पत्नी ने वैसा ही किया। शफी के बारे में मनोविशेषज्ञों का यह कहना है कि वो एक तरह का साइकोपैथ है, जिसे लोगों को तकलीफ देने और खासतौर से महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें करने में मजा आता है। लेकिन असली सीक्रेट तो आपके सामने अब रिवील होने जा रहा है। अगर आपको फेसबुक वाले श्रीदेवी के बारे में नहीं मालूम है तो आपको बता दें कि फेसबुक पर श्रीदेवी के नाम से फेसबुक अकाउंट को ऑपरेट करने का काम भी मोहम्मद शफी का ही है। उसने इस तरह के कई फेसबुक अकाउंट बना रखे थे जो वो अपनी पत्नी के मोबाइल से ऑपरेट करता था। सिंह दंपति को शफी की असलियत पुलिस के चंगुल में फंसने के बाद पता चली, लेकिन मोहम्मद शफी ने इस तरह और भी लोगों को अपना शिकार बनाया है। एक सरोजिनी नाम की महिला भी इसका शिकार बनी, जिसकी लाश भगवल दंपति के घर के पास मिली। इसके अलावा लॉटरी टिकट बेचने वाली दूसरी महिलाओं ने भी पुलिस में शिकायत की कि शफी ने उन्हें भी भगवल दंपति के घर ले जाकर अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वो खुशकिस्मत थी कि उसके चंगुल से बचकर चली गई। वीडियो का मोटिव दोस्तों आपको जागरूक और सावधान करना था। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।